हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M1R5 सीरीज का ये लेक्चर नंबर 6 है। और हमने पिछले वीडियो में हार्डवेयर के बारे में पूरा कंप्लीट समझ लिया था। हार्डवेयर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा हमने समझ लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर के बारे में तो हम समझ चुके, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों, यानी जिसे हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, अथवा प्रोग्रामों का समूह होता है। अब ये क्या है, तो देखिए कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्राम करके एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। अब हमें उस सॉफ्टवेयर से जिस टाइप का काम करना है, नहीं जिस तरह का काम करना है, उस तरह से हम कोडिंग लिखेंगे और अपना एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। जिसे बनाना आता है, फिलहाल सभी नहीं बना पाएंगे, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के क्या है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं, और इसी तरह से जब कई सारे प्रोग्राम मिल करके मतलब एक ग्रुप बनाते हैं तो उसी को हम बेसिकली सॉफ्टवेयर कह देते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए, कंप्यूटर में दो ही चीज़ें हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब क्या होता है कि हम कंप्यूटर में अपना जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, किसी भी तरह का हो, वो हम सॉफ्टवेयर पर ही करते हैं। ध्यान देना, ठीक है। आप टाइपिंग कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ठीक है, MS एक्सेल चला रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग मतलब वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग कंप्यूटर में, वो एक सॉफ्टवेयर पर ही आप कर रहे होते हैं। क्लियर है, लेकिन हार्डवेयर की मदद से कर रहे होते हैं। और इसी तरह से कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करता है वो सॉफ्टवेयर से ही करता है, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है वो सॉफ्टवेयर से ही होती है, लेकिन हार्डवेयर की मदद से होती है। बात समझ में आ गई। जैसे अगर हमें मान लेते हैं टाइपिंग करना है तो हम किससे करेंगे, कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड क्या हो गया, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर की मदद से हम टाइपिंग करेंगे, यानी सिग्नल जो है वो इनपुट देंगे, लेकिन वो जाएगा कहाँ पर, सॉफ्टवेयर पर ही। तो कुल मिलाकर के जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है। अब जैसे कि हार्डवेयर कई प्रकार के होते हैं, इनपुट यानी डेटा इनपुट भेजने के लिए हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं, आउटपुट डिवाइस में इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है। हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी कई अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ पर मेन जो है वो दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। नीचे आप बढ़ेंगे तो मेन हमारे कितने हैं, दो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम करते हैं। समझ गए ना, मतलब जो हम डेटा इनपुट भेज रहे हैं और उसको मैनेज करना, प्रोसेस करना और रिजल्ट भेजना, ये सब काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। बाकी हम अपना जो काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बैकग्राउंड में रन होते हैं। कहाँ रन होते हैं, बैकग्राउंड में ये प्रोसेस चलती रहती है और हम अपना काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर करते हैं। अभी आपको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि जो बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होते हैं उन्हें आप कैसे देख पाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले हार्डवेयर की क्षमता को बढ़ाता है तथा सभी हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, समन्वय का मतलब एक एडजस्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। डेटा क्या, जो हम इनपुट भेजते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमें आउटपुट मिलता है। बीच में क्या होता है, स्टोरिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब स्टोरेज होती है और प्रोसेसिंग होती है। यही चार मेन काम होते हैं कंप्यूटर में। तो यहाँ पर अगर बात करें सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एक डायग्राम यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें क्या बताया जा रहा है, यूजर यानी कि हम लोग, जो कंप्यूटर यूज करता है वो यूजर हो गया। ठीक है, कोई भी हो। और एक हो गया लास्ट में हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक दो लेयर होती हैं एक तरीके से। ठीक है, जिसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूजर के नज़दीक होते हैं, क्योंकि जो यूजर है वो अपना काम कहाँ करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, कुछ भी। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से और हार्डवेयर की मदद से वो सारा डाटा जो है वो प्रोसेस होता है और फाइनली हमें आउटपुट डिवाइस पर इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो वो डेटा स्टोर होता है। क्लियर हो गई बात। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के नज़दीक होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के नज़दीक होते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पर इनको डिटेल में समझते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाए कैसे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। इस तरह के सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए डेवलप किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार
अनुसार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरीके के कार्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये तो आपको क्लियर ही हो गया कि अगर हमें टाइपिंग करनी है तो अगर हम नोटपैड पर या किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे, किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सेल की बात करें तो वहाँ पर हम पैराग्राफ टाइप का या डिजाइनिंग टाइप का कुछ ऐसा नहीं कंटेंट रेडी कर सकते, उसमें डेटा एंट्री ही कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले फंक्शन लगा सकते हैं। अगर हम चाहें MS पेंट में फॉर्मूले लगाएं तो नहीं लगा सकते, कैलकुलेटर में डिजाइनिंग करना चाहें नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सीधा है कि जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाया गया है हम उसमें वही काम कर सकते हैं, और इस तरह से अलग अलग सॉफ्टवेयर पर हम अलग अलग तरीके का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेनली तो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हो गए, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी, ठीक है। अब इतना आपको ध्यान रखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सीधा मतलब है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली यूजर जो है वो यूज करेगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी कैटेगरी है, देखिए, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, वर्टिकल सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, कॉमर्शियल एंड नेगवेयर। अब ये अलग अलग कैटेगरी हैं। इसमें से अगर मेनली बात करें तो मेनली यहाँ पर हमारा होता है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये हो गया एक मेन कैटेगरी हो गई, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सॉफ्टवेयर ये मेन कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इतनी कैटेगरी है। अब यहाँ पर नीचे इसको डिटेल में समझाया गया है कि किस कैटेगरी में कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं और हम कैसे पहचानेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर, ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग सभी कंप्यूटर यूजर करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या, तो जैसे अगर हम ये वाली लाइन इस तरीके से खींचे तो ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये वाली लाइन क्या है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यहाँ पर ये दर्शाता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका यूज सभी लोग करते हैं। सभी लोग कैसे करेंगे, मतलब मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये सब कंप्यूटर लगे हैं, क्लाइंट है एक तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल में इसलिए रखे गए क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में कई लोग कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब लगभग सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे MS ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, और इस तरह से ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सभी लोग लगभग यूज करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखे गए हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक कैटेगरी है। फिर बात करें वर्टिकल सॉफ्टवेयर की, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको किसी विशेष संगठन यानी विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने लिए सॉफ्टवेयर बनवाती है, ठीक है, तो वो हम वर्टिकल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं जो कि सबके लिए अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल हो गया, MIBS हो गया, तो ये सब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वर्टिकल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और वर्टिकल सॉफ्टवेयर आपको सुनने को भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते हैं या बनवाए जाते हैं। क्लियर हो गई, ये दो कैटेगरी समझ में आ गई, हैं दोनों ही एप्लीकेशन। शेयरवेयर की बात करें तो इन सॉफ्टवेयर को हमें प्रयोग करने के लिए खरीदना पड़ता है, लेकिन खरीदने से पहले कुछ दिनों के लिए इनका ट्रायल वर्जन हमें मिल जाता है। जैसे कोरल ड्रॉ या और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें ट्रायल के लिए फ्री वर्जन उनका मिल जाता है। बाद में अगर आपको ज़रूरत है तो आप उन्हें परचेज कीजिए, ठीक है। हालांकि और भी कई तरीके हैं, उन्हें कई लोग क्रैक कर लेते हैं, ठीक है, वो अलग बात हो गई। लेकिन कुल मिला के ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें ट्रायल वर्जन के लिए कुछ टाइम पीरियड देते हैं और बाद में उन्हें परचेज करना होता है, तो उसको हमने बेसिकली शेयरवेयर की कैटेगरी में रख दिया है। सब एप्लीकेशन ही। फ्रीवेयर में क्या आता है कि जो पूरी तरीके से फ्री ही होते हैं, जैसे VLC, नैरो, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो पूरी तरीके से हमें फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो देखिए ये मेन कैटेगरी है क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो सभी नहीं होते, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर अपने साथ अपना सोर्स कोड भी हमें देते हैं जिससे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ओपन सोर्स कैटेगरी में आते हैं। अब इतना तो आपको पता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हो, वर्टिकल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इसको बनाया गया है किसके थ्रू, कोड के थ्रू, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो अब होता क्या है कि जैसे नॉर्मली अगर आप VLC मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हैं या मान लेते हैं MS एक्सेल यूज कर रहे हैं, MS एक्सेल के बारे में सबको पता है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल आप यूज कर रहे हैं तो एक्सेल यानी कि जो कि एक सॉफ्टवेयर है वो आपको सिर्फ यूज करने के लिए मिला है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बनाने के लिए जो कोड लिखा गया, क्या वो कोड आपको मिला? नहीं मिला। वो जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है वो कोड आपको प्रोवाइड नहीं करेगी क्योंकि जो MS एक्सेल है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ही नहीं। लेकिन मान लेते हैं कि MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट ने MS एक्सेल का यानी MS ऑफिस का जो कोड है वो भी दे दिया, तो अगर कोड भी दे दिया तो उस सॉफ्टवेयर में हम अपने आप तरफ से उसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। बदलाव कर सकते हैं मतलब उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं या पूरा सॉफ्टवेयर ही बदल सकते हैं, पूरा उसका इंटरफेस बदल सकते हैं अगर हमको नॉलेज है तो, ऐसे नहीं, ठीक है, नॉलेज होगा तभी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हमें सोर्स कोड मिल जाता है, सोर्स कोड क्या होता है, वही जो कोड होता है बेसिकली जिसमें सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसी को हम सोर्स कोड बोलते हैं।
तो जो हमारा सोर्स कोड है अगर वो मिल जाता है सॉफ्टवेयर के साथ में तो वो बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर कौन सा है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इनका हमें कोड मिल जाता है और अपने हिसाब से इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अगर नॉलेज है तो। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अच्छे से समझ लेना क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर भी एक कैटेगरी है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमें परचेज करने होते हैं, मतलब बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो गई जैसे एमएस ऑफिस हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, और एडोब के भी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं, मतलब कई सारे प्रोडक्ट ही बोलेंगे क्योंकि मतलब सॉफ्टवेयर है लेकिन कंपनी के लिए तो वो प्रोडक्ट हुआ ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के और एडोब के कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट और एडोब दोनों जो कंपनियां हैं ये पेड सॉफ्टवेयर अपने प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर हो गए। समझ में आ गई बात? नेगवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली इसमें भी कोई खास नहीं है, ये सॉफ्टवेयर शेयरवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, शेयरवेयर के अंतर्गत यानी कि जो ट्रायल वर्जन अपना देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ट्रायल वर्जन जैसे ही आपका खत्म होता है तो एक तरीके से आपको नोटिस देने लगते हैं कि अब आपका ट्रायल वर्जन जो है वो खत्म होने वाला है, आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लीजिए। तो ये नेगवेयर के कैटेगरी में आ गए। अब यहाँ पर बात करें कुछ जो एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो यहाँ पर ये जो है देखिए ये कैटेगरी हैं। ठीक है, ये कौन सी हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। जैसे यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपका MS वर्ड भी आ जाता है और लिब्रे ऑफिस का राइटर आ जाता है। क्या आता है? राइटर। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे M1R5 की सीरीज में है। तो MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और राइटर भी जो है वो भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गई बात? अब MS वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है और जो राइटर है ये लिब्रे ऑफिस का है। लिब्रे ऑफिस हमने अभी देखा ये क्या है? ओपन सोर्स है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये आपका कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में MS पावर पॉइंट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का है, और जो आपका लिब्रे ऑफिस का है, ठीक है, वो क्या है? इम्प्रेस। इसी तरह से एक्सेल, तो इसमें क्या होता है? कैल्क। ठीक है, कैल्क या कैल्सी जो भी बोले, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत MS एक्सेल और कैल्क आता है। तो ये क्या हो गई? ये आपकी कैटेगरी हो गई और ये उसके एग्जाम्पल हो गए। तो इसी तरीके से और भी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आपका डिजाइनिंग से रिलेटेड जैसे फोटोशॉप हो गया, इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आपका ब्राउजर आ जाता है, गूगल क्रोम और जो भी ब्राउजर हैं, बहुत सारे ब्राउजर हैं। ठीक है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आपका कोरल ड्रॉ आ जाएगा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर VLC हो गया, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जहाँ पर हम अपनी कोडिंग लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो टर्बो हो गया। ठीक है, कोड ब्लॉक हो गया, JDK हो गया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपका टैली, बिजी और इस तरह से और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो कुल मिलाकर के ये क्या है? कैटेगरी हैं और ये आपके क्या है? सॉफ्टवेयर हैं जो कि सारे के सारे एप्लीकेशन हैं। अब इसमें से कुछ ओपन सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे VLC क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री भी है। कोरल ड्रॉ क्या है? ये आपको परचेज करना पड़ता है, कॉमर्शियल है, ये भी आपका ओपन सोर्स है। तो ये है एप्लीकेशन लेकिन अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अच्छे समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है। इसमें भी वही बात आ गई क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी क्या किया जाता है? कोडिंग करके ही बनाया जाता है, नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख करके और फिर प्रोग्राम बनते हैं और कई सारे प्रोग्राम मिल करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है और यह कंप्यूटर का प्रमुख प्रोग्राम होता है, यानी मेन प्रोग्राम होता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। इसके बिना कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं किया जा सकता। यह सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए कार्य करता है, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखिए, अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल नहीं है, MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने नहीं डाला, तो आप क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज नहीं कर पाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कंप्यूटर में यूज कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो फिर आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है यानी डाला जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है यानी डाला जाता है। अंतर यह है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से ही उसमें डाल दिए जाते हैं, जिसे हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS डालते हैं तो उसी के साथ में ज़रूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं और आपका कंप्यूटर प्रॉपर काम करने लगता है। फिर जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पड़ जाता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिन जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोरल ड्रॉ आप यूज करते हैं तो डालें, नहीं करते हैं तो मत डालें। इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके लाखों हैं। ठीक है, लाखों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितने सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे, जैसे भी करें। ठीक है,
तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, यानी स्टार्ट ही नहीं होगा। फिर बात करें यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं, तो यहाँ पर यह यूज़र एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और नए हार्डवेयर का प्रयोग करने के लिए सहयोग प्रदान करता है, और यह कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा था हार्डवेयर में कि जो सीयू है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो सीयू तो करता है, लेकिन सीयू चूंकि हार्डवेयर है तो उसे मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की भी तो जरूरत होगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज करेगा किसके जरिए, सीयू के जरिए। इसी तरह से जो कैलकुलेशन होती है वो सॉफ्टवेयर ही करता है, लेकिन किसके जरिए करेगा, एएलयू के जरिए। बात समझ में आई। अब जो डेटा हमारा होता है वो स्टोर कहाँ होगा, मेमोरी में ही, लेकिन किसके जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कई सारी कैटेगरी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर, डिबगर, लिंकर, लोडर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। अब इसमें से मेन जो आपका यहाँ पर क्या है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। अब ये क्या होता है, तो हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है इनसे इंस्टॉल करते हैं या करवाते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डलवाना पड़ेगा। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सभी में होता है, जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो, या कोई भी ऐसी डिवाइस, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉयड, और जो एप्पल का है उसमें क्या होता है, आईओएस होता है। ठीक है, जिसे हम नॉर्मली आईफोन बोलते हैं, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है। तो मोबाइल में क्या होता है, एंड्रॉयड होता है, और डेस्कटॉप या लैपटॉप में ज़्यादातर तो वैसे विंडोज़ मिलता है, क्योंकि विंडोज़ जो है वो ईजी टू यूज़ है। बाकी कई सारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो बस होना चाहिए। क्लियर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी सॉफ्टवेयर है। और डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब सीधा है कि जो भी डिवाइस आप अपने कंप्यूटर में यूज करेंगे, नहीं कोई भी हार्डवेयर लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कंप्यूटर में आपने प्रिंटर जोड़ा, तो प्रिंटर आपका कौन सी कंपनी का है, ब्रदर का है, एचपी का है, कैनन का है। तो जिस भी कंपनी का आपका प्रिंटर है, आपको उसका ड्राइवर जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उस प्रिंटर को या उस डिवाइस को कंप्यूटर में यूज कर पाएंगे लगा करके। वैसे डायरेक्ट नहीं केबल लगाई और प्रिंटिंग स्टार्ट, ऐसे नहीं होगा, डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ेगा। इसी तरह से कंप्यूटर में जितने भी हम डिवाइसेस यूज करते हैं सभी का डिवाइस ड्राइवर हमें डालना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक डिवाइस ड्राइवर हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसे कीबोर्ड और माउस जब हम लगाते हैं तो इसका डिवाइस ड्राइवर नहीं डालते, क्यों, क्योंकि इसके डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही इंस्टॉल हो जाते हैं, लेकिन चाहिए सबके लिए डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसी तरह से मॉनिटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इंस्टॉल हो जाती है। हालांकि विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में क्या होता है कि जब भी आप कोई नई डिवाइस लगाते हैं तो अगर आपका डेटा ऑन है तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं और ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मेन कैटेगरी की बात करें तो ये आपको कैटेगरी हमेशा मिलेगी। बाकी जो बची ये जो है ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या कि देखिए असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये तीनों ही ट्रांसलेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब ट्रांसलेटर क्या होता है, तो जैसा कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कि कंप्यूटर इन्हें डायरेक्टली समझ नहीं पाता है। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी या फिर 0 और 1, ये कंप्यूटर समझता है। तो अब इस यहाँ पर कंप्यूटर समझता है 0 1 यानी बाइनरी, और हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में यूज होता है ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर हो गया। तो ये कौन यूज करता है, ये प्रोग्रामर बेसिकली यूज करता है। जब प्रोग्राम लिखता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उस टाइम पर ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज होते हैं। और असेंबली लैंग्वेज जो है इन्हें भी ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इन्हें असेंबलर ट्रांसलेट करता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ट्रांसलेटर। तो जब हम आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल अभी आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों ही ट्रांसलेटर हैं। तो कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करती हैं, कुछ कंपाइलर का इस्तेमाल करती हैं, कुछ असेंबलर का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डिबगर, लिंकर, लोडर की बात करें तो ये भी जो है ये आपका कोडिंग के दौरान ही यूज होते हैं। ठीक है, डिबगर का मतलब ये क्या होता है, बग ढूंढता है, यानी आपका जो प्रोग्राम लिखा है अगर उसमें कोई एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है, तो वो डिबगर का काम है एरर को ढूंढना। ठीक है, और लिंकर का काम होता है प्रोग्राम को लिंक करना। जब कई सारे प्रोग्राम होते हैं तो उसको लिंक करता है। लोडर का काम होता है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना। और बाकी यहाँ पर एक कैटेगरी बची यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जो आपके सेटिंग हो गई, जैसे मोबाइल फ़ोन में क्या होती है, सेटिंग होती है, ऐसे कंप्यूटर में भी कंट्रोल पैनल में सेटिंग होती हैं, जो कि हम इसी सीरीज में चैप्टर नंबर 2 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, जो कि जिसमें हम कंट्रोल पैनल की सेटिंग वगैरह समझेंगे। तो ये जो होता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है,
चलिए, तो ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर आगे डेफिनेशन भी लिखी है, जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। असेंबलर हमने बताया, असेंबली ये एक ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और मशीन लैंग्वेज को वापस फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब दोनों तरीके से। इसी तरह से यहाँ पर कंपाइलर जो है ये भी एक ट्रांसलेटर है और इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर आप पढ़ लें, बाकी हम इनके बारे में आगे डिटेल में समझेंगे किसी वीडियो में। फिर बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपके ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। जैसे आपका डिस्क क्लीनअप हो गया, विंडोज़ डिफेंडर हो गया, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट हो गया। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं इन्हें ना हम एप्लीकेशन में रख सकते हैं ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। तो बेसिकली ये एक अलग टाइप की कैटेगरी बन जाती है, लेकिन आते सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ही आ जाते हैं, इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर बात करें ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं। देखिए, ओपन सोर्स के बारे में हम पहले समझ चुके हैं, जो सोर्स कोड साथ में हमें मिल जाता है उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स जो कि ब्राउजर है, लिनक्स, उबंटू, वर्डप्रेस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये ओपन सोर्स हो गए। प्रोप्राइटरी का मतलब जो हमें खरीदने पड़ते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, एडोब फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ, तो ये सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कैटेगरी देखी थी, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बेसिकली दो ही कैटेगरी हैं, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी, ठीक है। जो हमें फ्री मिल जाए वो ओपन सोर्स, एंड सोर्स कोड मिल जाए तो वो ओपन सोर्स कहलाएगा, और प्रोप्राइटरी जो हमें परचेज करना होता है। फिर मोबाइल ऐप्स की बात करें तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता है, मोबाइल ऐप क्या होते हैं। तो देखिए, ऐप जो है, ऐप्स यानी कि इसका पूरा नाम एप्लीकेशंस ही होता है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसे हम एप्लीकेशंस बोलते हैं, और जो मोबाइल में है उसे हम ऐप्स बोल देते हैं शॉर्ट में। बात वही है, ठीक है। तो मोबाइल ऐप यानी मोबाइल एप्लीकेशन को भी सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, और ये भी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब बस काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे नेटिव एप्लीकेशन, इन ऐप को केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम अथवा डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे आईफोन के लिए बनाए गए ऐप केवल आईफोन में ही रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐप को हम नेटिव कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बनाया जाता है, ठीक है, तो ये हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन में रखते हैं। एक तरीके से वेबसाइट हो गई, लेकिन होते ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही है। जो आपके प्ले स्टोर से जो भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो कई सारे ऐप ऐसे होते हैं जो वेब बेस्ड होते हैं, मतलब वो वेबसाइट के साथ में लिंक होते हैं और वेबसाइट का सारा डेटा जो है वो ऐप पर मिलता है। फिर यहाँ पर हाइब्रिड एप्लीकेशन की बात करें तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि ये सभी प्लेटफॉर्म पर चल जाते हैं, ठीक है। सभी का मतलब एंड्रॉयड या आईफोन वगैरह में, ठीक है। फिर बात करें, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए, तो एग्जांपल में व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब क्या ऐप हैं, आपको अच्छे से पता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो हमने पूरा समझ लिया है। बेसिकली दो ही प्रकार के हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। फिर यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर आपको हम एक बार सिलेबस दिखा दें तो यहाँ पर ये आप सिलेबस देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेक्चर नंबर 6 था, और इस लेक्चर नंबर 6 तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हमने ओ लेवल से रिलेटेड देखी हैं। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर था ये हमने 4 वीडियो में कंप्लीट किया है, लेक्चर नंबर 3 से लेकर के लेक्चर नंबर 6 तक। बाकी लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने ओ लेवल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन के आंसर देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो हमने पूरा डिटेल में कवर किया है, नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं वो यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम आपका होगा वो MCQ बेस्ड होगा। कैसे होगा? MCQ बेस्ड होगा, ऑनलाइन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ देना है, ये है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। लेकिन जब आप एक बार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी, कंपैरिजन होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए हमने मेहनत की है ताकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको निकाल करके दें। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पूरी लिस्ट अपने आप से पढ़ लेनी है, ये चैप्टर से ही निकाले गए हैं। और ये अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कहीं से भी आपका MCQ क्वेश्चन आए आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आपको MCQ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हमने सारी प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने पूरा लगभग कंप्लीट कर लिया है, और अब हम अगली वीडियो से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमने बताया था, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको चले जाना है टास्क बार पर, राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर में आना है, ठीक है।
टास्क मैनेजर में आएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस में आप देखेंगे तो प्रोसेस में यहाँ पर देखिए बिहाइंड द सीन कितनी सारी प्रोसेस चल रही हैं। यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं ऐसी जो रन हो रही हैं, और ये जो सर्विसेज हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की बदौलत रन हो रही हैं, और इसी की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन है। अगर ये सारी सर्विसेज बंद कर दी जाए तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे। तो ये बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं जो रन होती रहती हैं, प्रोसेस बराबर चलती रहती है। हालांकि ये माइनर सी प्रोसेस होती है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी लोड नहीं डालता सिस्टम पर। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। प्रोसेस में हम जाके देख सकते हैं। बाकी टास्क मैनेजर के बारे में हमने डिटेल में समझा था एक वीडियो में, शायद लेक्चर नंबर 3 या 4 में समझा था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यानी इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।